सो बच्चों, हम देख रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा लेंदी हो गया पहला वाला लेक्चर, इसके वजह से हम इसको दो सेक्शन में बना रहे हैं। ओके, सो बेसिकली वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज द एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन, अब ये बहुत जरूरी चीज है, हम लोगों ने इसको 10th में भी पढ़ा होगा कि एडेप्टेशन बहुत सारे टाइप का होता है। एडेप्टेशन करके ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, मतलब बहुत सारी स्पेसीज जो भी है वो धीरे धीरे विथ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एडेप्ट होते रहती है और बेटर बेटर बनती रहती है। तो वही हमारे बुक में जो टॉपिक दिया है एडेप्टेशन, हम उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। चलो आ जाओ, व्हाट इज बेसिकली द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन है क्या? एडेप्टेशन का मतलब सिंपल होता है कि जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ हम बेटर फिटेड कैसे हो जाए, उसके लिए हमारे बॉडी में या हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए, क्या क्या हमने करना चाहिए, वो सभी का सभी आ जाएगा एडेप्टेशन के अंदर। एक सिंपल डेफिनेशन यहां पे बोर्ड पे आप लोगों को दिख रही होंगी कि दैट इज कॉल्ड द एडजस्ट विद द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब अगर नेचर में कुछ एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन चल रही है तब भी हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खुद के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो जो चेंजेस हम लोग करते हैं फॉर अवर सर्वाइवल, उसी को हम बेसिकली एडेप्टेशन बोलते हैं। वो एडेप्टेशन हम बेसिकली कौन से चीजों में करते हैं? तो बेसिकली हम मॉर्फोलॉजिकल, मतलब जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें एडेप्टेशन करते हैं। बहुत सारे एडेप्टेशन तो ह्यूमन बींग्स ने भी खुद के इसमें किए। जैसे हम पहले 4 लिम्ब एनिमल थे, फिर हम इरेक्ट हो गए, इरेक्ट पोस्चर हो गया, बायपेडल लोकोमोशन हम लोगों का हो गया। तो धीरे धीरे ये सब चीजें हमारे साथ होती है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एडेप्टेशंस। ओके, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत सारे एनिमल्स के बीच में होता है। जैसे जैसे बाहर की कंडीशंस बदलती है, एनवायरनमेंट भी खुद को उस कंडीशन के हिसाब से बहुत बेटर सुटेड करते रहते हैं। दैट इज द पॉइंट। अभी यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो सीटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कहीं ना कहीं एमसीक्यू के लेवल पे ये आते हैं, पूछते रहते हैं कि ये एडेप्टेशन किस टाइप का है, ये किस में हुआ है। सो लेट डिस्कस वन बाय वन कि व्हाट आर दिस एडेप्टेशंस आर हियर। अभी यहां पे एग्जांपल्स है एक डेजर्ट प्लांट का। ओके, डेजर्ट प्लांट व्हाट शोज थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस। मतलब इनके जो लीफ के पत्ते होते हैं ना, इसके ऊपर एक क्रीमी सा लेयर बन जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट एनाटॉमी में कि क्यूटिकल के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्यूटिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। ओके, इट इज बेसिकली, मतलब अगर पानी का ड्रॉप भी पत्ते के ऊपर गिरा तो वो बह जाएगा, उसके ऊपर रहेगा नहीं। सो दैट इज दिस टाइप ऑफ एडेप्टेशन। ओके, तो थिक क्यूटिकल क्या बनता है? डेजर्ट प्लांट में से मोटा लेयर बन जाता है। अब ये सभी प्लांट के ऊपर होता है, थोड़ा सा माइनर और मेजर क्वांटिटी में, लेकिन डेजर्ट प्लांट में इसका काफी फ्लेशी लेयर होता है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो काफी लेवल पे घट जाएगा। क्योंकि डेजर्ट में पता है हम लोगों को कि अगर ट्रांसपिरेशन प्लांट का अगर ज्यादा रहा तो प्लांट का डेथ भी हो सकता है। तो खुद को बचाने के लिए क्या करता है, ये जो क्यूटिकल का लेयर है उसको काफी मोटा बना लेता, और उससे क्या हो जाएगा, जो भी सनलाइट उसके ऊपर गिर रहा है तो वो पानी को इवेपोरेट कम होने देगा। दैट इज द पॉइंट। दूसरा क्या दिया है, संकन स्टोमेटा टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। मतलब ये जो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो पोर साइज होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज होने से क्या हो जाएगा कि पानी इवेपोरेट कम होगा। ये इन लोगों का एडेप्टेशन है, क्योंकि डेजर्ट में रह रहे हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीम है, टेम्परेचर के साथ में कोप अप करना है, तो क्या है, ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। सो दैट इज द बेसिक थिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनके पास एक कैंप पाथवे भी होता है। अभी कैंप पाथवे मतलब क्या होता है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना, बेसिकली वो क्लोज हो जाते हैं नाइट टाइम में। सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग डे टाइम में क्लोज हो जाते हैं और नाइट टाइम में खुल जाते हैं। क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, स्टोमेटा क्लोजेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड ओपन इन नाइट। दैट इज द पॉइंट हियर कि भाई नाइट में खुल जाएंगे, क्योंकि नाइट में तो सूरज है नहीं, तो बेसिकली फिर उनका पूरा का पूरा पाथवे चलेगा। इसको हमको पढ़ने को भी है, जब भी हम इस चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर से बात करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रासुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये इसका एक पाथवे का नाम होता है जो बेसिकली सिर्फ डेजर्ट प्लांट में ही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओपुंचिया। ये भी एक प्लांट है। वो क्या करता है, इसके जो पत्ते होते हैं वो कांटों में तब्दील हो जाते हैं। बहुत सारे जो कांटों की जैसे प्लांट है उनके जो पत्ते होते हैं दैट टर्न्स इनटू द स्पाइन। कांटों में हो गए तो पत्तों का लीफ सरफेस घट गया, स्पाइन जैसे बन गए। स्पाइन जैसे बन गए तो क्या, सूरज की रोशनी कितनी बहेगी तो मिनिमाइज इवेपोरेशन होगा, प्लांट बचा रहेगा, पानी बाहर जाएगा प्लांट से कम। तो अगर पानी नीचे से रूट ने कम भी एब्जॉर्ब किया तो भी प्लांट बचेगा। दैट इज द बेसिक थिंग। और फिर इसके लिए सर तुम बोलोगे सर फिर अगर ये कांटों में तब्दील हो गए इसके पत्ते तो फिर इनके लिए फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम ले लेता है इनका स्टेम।
ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे स्टेम इनका फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है, जो बेसिकली ग्रीनिश कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ओके, अभी कुछ मैमल्स होते हैं जो बेसिकली विंटर सीजन में रहने वाले, मतलब जहां पे ठंड का मौसम ज्यादा है, ओके, उनका क्या होता है, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो हीट लॉस करने के लिए मिनिमम रहता है। मतलब क्या, बॉडी को छोटा बनाया जाता है कि भाई मैक्सिमम हीट लॉस हो जाए, क्योंकि बाहर ठंड है, अगर बॉडी से कंटिन्यूअसली हीट बाहर जाती चली गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। ओके, तो उनके लिए उनके क्या बनाते हैं, शॉर्ट स्नाउट, मतलब ये नाक होता है, स्नाउट का मतलब होता है नोज, बेसिकली उनका नाक, ईयर, टेल्स और लिम्स, ये सभी के सभी जो स्ट्रक्चर्स है वो छोटे बनाए जाते हैं टू कोप अप विद द एक्सट्रीम एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड द विंटर। तो भाई बॉडी में हीट बनी रहे, ज्यादा हीट बाहर ना जाए, दिस इज द बेसिकली फंडामेंटल। उसके बाद में कुछ पोलर बियर और पोलर सीज क्या करते हैं, उनके स्किन के अंदर बहुत सारा एक फैट का लेयर होता है। ओके, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लबर, भूलना मत इसको। ओके, ये ब्लबर बोलते हैं इसको, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लबर, फैट लेयर ऑफ स्किन अंडर द पोलर सीज। मतलब जो भी पोलर बियर है ना, वो अपने स्किन के अंदर एक मोटी सी फैट की लेयर बना लेते हैं कि भाई टेम्परेचर या अगर बहुत ही लो हो गया तब भी क्या हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ भी जिंदा रहा जाए, दैट इज द पॉइंट। अब ये डेजर्ट लिजर्ड भी हमारे बुक में दिया हुआ है। डेजर्ट लिजर्ड क्या करते हैं, बेसिकली जब उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ओके, तो वो सनलाइट में चली जाती है, ओके, और जब ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो वो फिर शैडो में आ जाती है। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन। ओके, तो ये डेजर्ट लिजर्ड वैसे करते हैं। कुछ स्पेसीज होते हैं, जैसे हमने चुना होगा, चूहे होते हैं, रैबिट होते हैं, जो खुद को क्या करते हैं, सैंड के अंदर छुपा लेते हैं। बेसिकली ऐसे नॉर्मली भी हम देखते हैं कि वो बिल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाहर ज्यादा हीट है तो वो खुद को हीट से बचाने के लिए अंदर बिल के अंदर छुपे रहेंगे। अब जब ज्यादा हीट का माहौल चला जाएगा तो वो बाहर आ जाएंगे और अपना जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करेंगे। सो चलो बच्चों, नाउ मूविंग टू द पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू अवर इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात करते हैं। अभी व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन, जब हम कल इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं कि व्हेन स्पेसिफिक इंडिविजुअल लिविंग इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, रिसोर्सेज ढूंढते हैं, फूड के बारे में सर्चिंग करते हैं, अलॉन्ग विद दैट जब वो मीटिंग करता है तो खुद का एक कम्युनिटी बना लेते हैं। सो दैट लीड्स टू द पॉपुलेशन। ओके, सो दिस इज द पॉपुलेशन, मतलब स्पेसीज लिविंग इन अ ग्रुप एट अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसा हर स्पेसीज के साथ होता है। ओके, पॉपुलेशन इकोलॉजी ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है इन द इकोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन ही इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई कौन सा है। अब ये पॉपुलेशन का जो सिस्टम बना हुआ है ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। बेसिकली ये दो मेन है, साइज एंड डेंसिटी, फिर नेटेलिटी है, मॉर्टेलिटी है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो साइज क्या है और डेंसिटी क्या है। ओके, एकदम सिंपल बात करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन दैट इज द साइज। भाई कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो बंदों का नंबर कितना है। जैसे अगर कोई फॉरेस्ट है और वहां पे डियर घूम रहा है तो भाई डियर का नंबर कितना है, वो क्या हो गया, उनका साइज हो गया, वो कितने पॉपुलेशन में घूम रहे हैं। सो दैट इज अ टेंटेटिव आइडिया, हम ऐसा निकाल लेते हैं कि उनका साइज इतना है। डेंसिटी क्या होती है भाई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम, कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम में कितने इंडिविजुअल है, उनका नंबर जो होता है वो डेंसिटी होता है। जैसे हमको पता है इंडिया का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हम क्राउडेड है, हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया कम है, बट द डेंसिटी इज वेच मच हायर है हमारे पास, क्योंकि हम छोटे से भी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। सो दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम। बट इसको बोलना मत, क्या, इन गिवन टाइम की, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, कि भाई वो पर्टिकुलर समय में वहां पे कितने इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर जगह पे रह रहे थे। सो दैट्स लीड्स टू द डेंसिटी, दैट इज सिंपल। ओके, आ जाओ, अभी हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, वन लाइन क्वेश्चंस आते हैं, नार्टेलिटी क्या है, मॉर्टेलिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। ओके, तो देख लेते हैं इनको भी क्या है। कभी कभार एमसीक्यू के लिए भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, दोनों तरफ आपको सीईटी बोर्ड में दोनों तरफ हेल्प करेंगे, बस इसको ध्यान से पढ़ लेना क्या चीज है। देखो, नार्टेलिटी क्या है, एकदम सिंपल डेफिनेशन लिख दिया, बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितने लोगों ने जन्म लिया, दैट इज नार्टेलिटी। मॉर्टेलिटी भाई कितने लोग मर गए, बस सिंपल सी बात है। ओके, नार्टेलिटी के अंदर क्या आ रहा है, क्रूड बर्थ रेट। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बेसिकली फिर एग्जाम में पूछते हैं कि भाई क्रूड बर्थ रेट क्या है। तो क्रूड बर्थ रेट को हम बोलते हैं नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर,
कि अगर कोई स्पेसिफिक 1000 पॉपुलेशन हमने पढ़ी तो उसके अंदर कितने लोग बड़े हैं एक ईयर के अंदर। समझो अगर कोई गांव है, उस गांव का समझ लो टेंटेटिव कि 1000 पॉपुलेशन है वो गांव का, तो एक साल में वो गांव का पॉपुलेशन अगर बढ़ के 1200 हो चुका होगा तो हमको क्या आइडिया जाता है कि यहाँ पे जो भाई क्रूड मोर्टेलिटी है जिसकी बात हम करने वाले, क्रूड बर्थ रेट है वो भाई इतना है। सो दैट इज अ सिंपल लॉजिक, यहाँ पे हमको मिल जाता है कि नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। ये भी पर ईयर भूलना मत, ये ईयर के हिसाब से चलता है, नहीं तो डेकेड्स वेकेड्स याद रखोगे। ओके, वैसा नहीं करना। ओके, स्पेसिफिक बर्थ रेट मतलब क्या रहता है कि भाई वो जो पॉपुलेशन है उसका कोई भी हम एक कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। समझो कि हमको इस कोई गांव है, फिर से वही गांव लेते हैं जहां पे 1000 लोग हैं हमारे। ओके, और भाई समझो गांव के अंदर बूढ़े लोग कितने हैं, एज फैक्टर डाल दो, बच्चे कितने हैं। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम। तो अगर ये क्या हो जाएगा फिर स्पेसिफिक बर्थ रेट हो जाएगा। स्पेसिफिक मतलब भाई कितने लोगों ने बेसिकली ये बर्थ रेट किया है। तो हमसे कोई भी एक फैक्टर लगा देते, एज फैक्टर लगा देते, बच्चे, कोई भी कर सकते हैं हम। ये जब हम ऐसा कोई भी फैक्टर लगा देंगे पॉपुलेशन के ऊपर, सो इट लीड्स टू द स्पेसिफिक बर्थ रेट। दैट्स अ वेरी सिंपल वन। और ध्यान में रखना कभी भी क्रूड बर्थ रेट स्पेसिफिक से ज्यादा ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। ओके, फिर एब्सोल्यूट नैटेलिटी। अभी देखो सर तुम तो बोल रहे सर दो ही बातें हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी लिख दिए, तुम तो बहुत सारी बता रहे। भाई बहुत सिंपल है, क्या है क्रूड, क्या है 1000 पॉपुलेशन में पर ईयर में कितने लोग बढ़े। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, स्पेसिफिक वर्ड ही बताता है कि भाई स्पेसिफिक क्राइटेरिया कुछ लगा दो पॉपुलेशन को, स्पेसिफिक मिल जाएगा। अभी एब्सोल्यूट क्या है, भाई कोई आइडियल कंडीशन में कितने लोगों ने जन्म लिया है, कि मगर वहां पे रिसोर्सेस है, सब कुछ है, खाने पीने की पूरी चीजें अवेलेबल है, तो भाई नंबर ऑफ बर्थ इन आइडियल कंडीशन, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नैटेलिटी। कि भाई सभी ठीक ठाक चल रहा है तो नेचुरली पॉपुलेशन में कितना ग्रो हुआ है, सो दैट इज एब्सोल्यूट। और रियलाइज क्या रहेगा, रियलाइज रहेगा कि अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ओके, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, जंगल में एनिमल्स को पीने के लिए भी पानी नहीं है, फिर भी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज द रियलाइज्ड नैटेलिटी। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द रियलाइज्ड नैटेलिटी। मतलब ये रियल नंबर होगा कि भाई स्ट्रेसफुल कंडीशन में भाई कितने लोगों का बर्थ हुआ है, दैट लीड्स टू द नैटेलिटी, रियलाइज्ड नैटेलिटी। ओके, फिर आ जाते हैं मॉर्टेलिटी के ऊपर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मॉर्टेलिटी इज व्हाट, मॉर्टेलिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन, कितने लोग डेथ हो गए। ओके, अभी कभी भी ध्यान रखना नैटेलिटी का रेट ज्यादा है, मॉर्टेलिटी का कम रहता है। ओके, बट ये सिचुएशन पे भी डिपेंड रहेगा, बहुत सारी चीजें। ओके, तो भी मॉर्टेलिटी में दो चीजें आती है, कौन सी आती है भाई, एक तो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी है, दूसरा है रियलाइज मॉर्टेलिटी। जैसे यहाँ पे क्रूड है, सिर्फ यहाँ पे आती है एब्सोल्यूट, यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे आ जाते हैं रियलाइज। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो एब्सोल्यूट नैटेलिटी, एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी, रियलाइज नैटेलिटी, रियलाइज मॉर्टेलिटी, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, बस ये दो चीजें इसमें क्रूड और स्पेसिफिक वाली अलग है। ठीक है, एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन आइडियल कंडीशन। ओके, कि भाई आइडियल कंडीशन है, फिर भी कुछ लोग वैसे बूढ़े होके कोई लोग मर रहा है, कोई एनिमल हो गए, कुछ बूढ़े हो गए, एज हो गया उन लोगों का, तो ऐसे टाइम पे भी अगर कोई पॉपुलेशन में डेथ हो रही है तो वो हो जाएंगी एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी। और भाई रियलाइज तो हमको पता ही है, प्रेशर का सिचुएशन बन चुका है। ओके, तब कितने लोग मर रहे हैं। ओके, समझो कोई तालाब है, पानी सूखते जा रहा है, प्रेशर की सिचुएशन है, तो कितने लोग मर रहे हैं। ओके, तो उसको हम बोलेंगे रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। द नंबर ऑफ डेथ when environmental pressure is existed, कोई भी environmental pressure का फैक्टर सॉरी, कि जो भी हम बात करें हैं लाइट वाटर इसके बारे में, इसमें से कोई भी एक फैक्टर यहां पे अहम रोल एकदम बनाएगा। ओके, जैसे सबसे ज्यादा अहम रोल होता है टेम्परेचर का ही, ये बात ध्यान में रखना मेरी। ओके, और लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज कॉल्ड एज द सेक्स रेशियो। भाई सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो मतलब सिंपल बात है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब में मेल फीमेल रेशियो कितना है, दैट इज लीड्स टू द सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो कभी भी 50% कोई भी पॉपुलेशन के लिए काफी हद तक अच्छा रहता है। मतलब वो इंसान हो या जानवर हो या कोई और चीज हो, कभी भी ये जो सेक्स रेशियो है ये इक्वल, ये बैलेंस रहना चाहिए, तभी ये जो भी सिस्टम्स है, इकोसिस्टम है, वो हमारा प्रॉपर से चलेगा। दैट इज द सेक्स रेशियो। सो बच्चों चलो मूव करते हैं एज पिरामिड एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। देखो ये एज पिरामिड और एज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्या होता है पिरामिड का मतलब क्या है, मतलब जब भी जो पॉपुलेशन में जो बंदों का एज है पर्टिकुलरली, जब हम उसको प्लॉट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राफ, तब हमको एक पर्टिकुलरली पिरामिड मिल जाएगा। देखो डेफिनेशन है यहां पे हमने क्या बताया, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज एज पिरामिड। मतलब वो पॉपुलेशन के अंदर भाई बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं और मिडल लोग कितने हैं, इस हिसाब से अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो वो ग्राफ हमको बेसिकली एज पिरामिड का मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी पॉपुलेशन में 3
जो होते हैं वो पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हाथभार लगाते हैं। 3 फैक्टर जैसे हम बात करते हैं, कौन सा भाई, ये एज फैक्टर है, ये ध्यान में रखना, दिस इज ऑल अबाउट द एज फैक्टर। ओके, ये इनके एज है। ओके, ये एज के हिसाब से ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिक्लाइन होगी, स्टेबल रहेगी, ये डिसाइडेड होता है सबका सब। ओके, तो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होगा, इस एज ग्रुप में बेसिकली बंदे लोग आएंगे जो 0 से 14 साल के अंदर है। ओके, मतलब बच्चों से लेके यंग एज तक, जैसे तुम लोगों अभी 11th में पढ़ रहे हो, तुम में कितने होंगे, 16 साल के होंगे तुम, तो तुम अभी इस एज को पार कर चुके हो, यू आर एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव एज, दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके, तो इसके पहले जब तुम 9th 10th में थे तब तक तुम प्री रिप्रोडक्टिव में थे। ओके, देन जैसे हमको घर वाले बोलते हैं तुम बड़ा बनते जा रहा है, मैच्योर बनते जा रहा है, ऐसे बोलते हैं घर वाले। ओके, सो दैट मीन्स क्या, कि वी आर गेटिंग मैच्योर इनफ नाउ। ओके, कुछ कुछ लोग होते हैं बट मैच्योर नहीं होते एज के साथ। ओके, चलो उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। चलो, सो दैट इज कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब 0 to 14 ईयर्स आ गया हमारा प्री रिप्रोडक्टिव वाला। रिप्रोडक्टिव में क्या आएगा भाई, बेसिकली रिप्रोडक्टिव मतलब जो लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में एग्जैक्टली हेल्प करेंगे, सिंपल सी बात है, 15 to 44 ईयर्स तक आएगा। अभी ये एज पैरामीटर फिक्स है क्या, तुम बोलोगे सर ये 45 के बाद भी लोग रिप्रोडक्टिव रहते हैं, होते रहते हैं, कोई बात नहीं है, बस हम टेंटेटिव आइडिया लेते हैं कि भाई यहाँ पे मोस्टली लोग फंक्शनल रहते हैं। ओके, ये लोग जो होते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने में काफी हेल्प आउट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब क्या है भाई, ये बूढ़े लोगों के सभी अभी ये पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने का काम करेंगे, क्योंकि इनमें से धीरे धीरे जैसे बुढ़ापा आएगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब आएगा, ये तो इनका नेचुरल डेथ भी हो सकता है। तो 45 से 85 के ईयर्स तक ये बेसिकली जो एज ग्रुप है इसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बोलते हैं। ये एज ग्रुप को ध्यान में रखना, फिर से बोलते हो एक बार, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और उनका एजेस को थोड़ा सा ध्यान में रखना, खुद का एज ध्यान में रखना, तुम बीच में हो, बाकी तुम्हारे नीचे और ऊपर वाला एक, बात ही खत्म हो गया, एकदम सिंपल। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चीज है भाई, सिंपल बात है, साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हमको पता है कि पॉपुलेशन ये टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे इंडिया को फ्रीडम मिला तब हम कम थे, अभी विद इन 60 ईयर्स हम काफी बढ़ चुके हैं, अभी और कितना बढ़ेंगे, बहुत सारा बढ़ सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता। और ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, फूड के ऊपर, रिसोर्सेस के ऊपर, एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। दिस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस। जैसे हमारे इंडिया में अभी क्या है, सभी आइडियल कंडीशन चल रहा है। ओके, लोगों को खाने पीने के लिए, मतलब काफी हद तक हम काफी कैपेबल है इन सब चीजों को करने के लिए। ऐसा भी कोई नहीं कि कुछ वॉर हो गया या कोई नेशनल कैलेमिटी आ गया हमारे तरफ कि हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। बरसात भी अच्छा चल रहा है कुछ सालों से। तो दैट इज द फंडामेंटल, कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के पास। ओके, समझो, अभी समझ लो कि आज से 5 साल तक बहुत सूखा हो गया इंडिया के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जिनका बेचारे को खाना पीने का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये भी हो सकता है, जैसे कोरोना टाइम में देखो बहुत सारे लोग थे जो दिन में कमाते थे, रात में ही खाते थे, ऐसे लोगों का जॉब चला गया। तो वो टाइम में क्या हुआ, देखो इंडिया के अंदर एक बहुत सही क्वालिटी है कि क्या इंडियन लोग ना एक दूसरे को हेल्प आउट बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमारे जो भी लोग थे जिन्होंने जो उनसे हुआ उन लोगों का हेल्प किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये कभी भी ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ हमारे साथ कि कोई भूखमरी से मर चुका है। सो दैट इज अवर कल्चर, ये हमारा कल्चर है बच्चों। ओके, सो दैट इज, फिर से आते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके, टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है, नहीं तो बहुत सारी बातें बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी अफेक्टिंग फैक्टर। हाँ, ये बात ध्यान में रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी हम एन से डिनोट करते हैं भाई। ओके, ये फॉर्मूला भी है। सो एवरी पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द एन। ओके, तो डेंसिटी अफेक्टिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, एक है न्यू बर्थ, सिंपल सी बात है, नए कितने लोगों ने जन्म लिया। दूसरी बात है डेथ कितने हो गए भाई। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, तुम बोलोगे सर ये इमिग्रेशन क्या है, जैसे देखो सिंपल सी बात है, इमिग्रेशन एक होता है, तुमको पता है, पिक्चर बहुत सारे देखते होंगे लोग, वहां पे होता है इमिग्रेंट। ओके, इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, कहीं कोई बाहर जा रहा है हो तो, और कोई अंदर आ रहा है तो भी, मतलब इंडिया के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, इंडिया के बाहर कितने लोग जा रहे हैं। सो दैट इज सिंपल, मतलब पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग आ रहे हैं और पॉपुलेशन छोड़ के कितने लोग जा रहे हैं। सो दैट इज इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, दैट इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। ओके, एक फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना, n इन ब्रैकेट t+1 टाइम प्लस एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ओके, अभी ये सभी कंसेप्ट मैं तुमको बोल चुका हूं, इसको भी हम आराम से अभी के लिए थोड़ा ध्यान में रख लो। जब इसको डिटेल पढ़ेंगे ना तो एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज द ग्रोथ मॉडल। अभी देखो एक ग्रोथ मॉडल क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है भाई, लैग फेज क्या है, लॉग फेज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चलो इसको एक क्विक रिव्यू मार लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक थिंग, ये जो ग्रोथ कर्व है ये भाई चीज क्या है। देखो ग्रोथ मॉडल जो बना हुआ है इसका 2 बेसिकली पार्ट है। ओके, पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या है कि जहां पे कोई भी रिसोर्सेस का कमी नहीं है, वहां पे अबेंडेंट फूड है, अबेंडेंट रिसोर्सेस है, स्पेस प्रोवाइडेड है। तो ये जो सिचुएशन है, भले ये नेचर में हमेशा होता नहीं है ऐसा, नेचर में देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन, ऑलवेज रिसोर्सेस के लिए झगड़ा होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के बीच में। लेकिन एक ऐसा मानते हैं हम इसको कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, अगर एडिक्वेट अमाउंट में रिसोर्सेस है, एडिक्वेट अमाउंट में फूड है, स्पेस है, तो कोई भी पॉपुलेशन का जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगा। दैट इज द सिंपल फंड। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वो पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती ही रहेगी, बिकॉज अभी रिसोर्सेस है तो मीटिंग चलेगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा और पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके, अभी हम आते हैं बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ के ऊपर। भाई लॉजिस्टिक मतलब क्या, सिंपल सी बात है, रियलिस्टिक। होता क्या है नेचर में, देखो कि जब भी कंपटीशन होगा फॉर द रिसोर्सेज, नेचर में ये हमेशा होते रहता है, कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब फूड के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए, टेम्परेचर के लिए, देयर इज अ कंपटीशन इज ऑलवेज हैपन। ये कंपटीशन में हम फिर से देखने वाले हैं, बट ध्यान में रखो कि कंपटीशन होता ही होता है। तो वो टाइम में भी जो बेसिकली रिसोर्सेज है, तो इनिशियल लेवल पे कोई भी पॉपुलेशन स्लोली बढ़ेगा, फिर क्या होगा, जब पूरे का पूरा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो एक पर्टिकुलर पिक पे चला जाएगा, सडन ग्रोथ होगा पॉपुलेशन के पिक में। और जब रिसोर्सेज स्लो हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन का नंबर सडन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसको हम स्टेडी बोल देंगे कि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि क्या, जो रिसोर्सेस है वो अभी खत्म होने के कगार पे आ गए। सो दैट इज द पॉइंट विच इज इंक्लूडेड विद इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ। दैट इज, इसी को बोलते हैं। मतलब यहां पे क्या होगा कि जो वीक इंडिविजुअल होगा वो हमेशा के लिए पॉपुलेशन से निकल के जाएगा। जो टफ होगा, निडर होगा, जो लड़ेगा, ना थकेगा ना हारेगा, चलते रहेगा, वही सीटी क्रैक करेगा। बस सिंपल मतलब यही है भाई। ओके, तो इसमें आता क्या है, पर्टिकुलरली सबसे पहले लैग फेज। लैग फेज मतलब इनिशियल लेवल पे जब भी कोई पॉपुलेशन होगा तो वो स्लोली इंक्रीज करेगा, इसके पास रिसोर्सेज भी है, टाइम भी है, तो ये थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगा। फिर क्या हो जाएगा, इट विल एंटर इनटू द लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होगा, यहां पे पॉपुलेशन में सडन बहुत सारे पैमाने पे बढ़ोतरी हो जाएंगी। ओके, पॉपुलेशन रीचेस टू द पिक, एक सर्टन पिक तक पॉपुलेशन पहुंच जाएगा। ये जो शेप है ना, ये बेसिकली एस शेप बोलते हैं इसको। ओके, ये आगे भी है आपको। ओके, सो बेसिकली मतलब आगे मतलब 12 के बाद भी अगर आप कोई बायोलॉजिकल सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो तो आगे भी आपको आएगा। तो लैग, लॉग, और बाद में क्या होता है, यहां पे स्टेशनरी फेज होता है, मतलब पॉपुलेशन यहां पे थोड़ा सा स्टेडी हो जाता है या डिक्लाइन हो जाता है। ओके, दैट इज द पॉइंट, स्टेडी और डिक्लाइन। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिंग, रिसोर्सेज का नंबर कम हो चुका है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट बिटवीन द लैग, लॉग एंड द स्टेशनरी फेज। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दैट इज बेसिकली पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अभी हमको पता है कि पॉपुलेशन जो बेसिकली कोई कम्युनिटी में रह रही है, दे कैन इंटरेक्ट ऑन डेली बेसिस। देखो इनसे, इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता ही होता है हर चीज के लिए। जैसे कोई तालाब है, वहां पे लॉयन भी पानी पीने के लिए जाएगा, डियर भी जाएगा, एलिफेंट भी जाएगा, ओके, वहां पे क्रोकोडाइल भी होगी। सो इसी को जो हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्ट, मतलब जब सेम स्पेसीज के भी हो सकते हैं, दो हाथी भी जा सकते हैं, ऐसा भी होगा। ओके, मतलब कभी सेम स्पेसीज का इंटरेक्शन होगा, कभी अलग अलग स्पेसीज के साथ में इंटरेक्शन होगा, तो इसमें एक पर्टिकुलर रिलेशन बन जाता है कोई भी पॉपुलेशन के अंदर। उसी को हम बेसिकली बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मतलब भाई जो भी पॉपुलेशन कोई भी इकोलॉजी में है, इकोसिस्टम में है, ओके, तो वो एक दूसरे के साथ कौन से लेवल पे इंटरेक्ट कर रही है। ओके, वो एक दूसरे को मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, या एक दूसरे का नुकसान कर रही है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एकदम सिंपल बात। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा भाई, कि एग्जिस्टिंग बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसिस। इसके भी दो टाइप है, पहला होता है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। मतलब क्या, एग्जिस्टिंग बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसिस, मतलब एक एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, टू ट्रीज फाइटिंग फॉर सेम रिसोर्स, फाइटिंग फॉर सेम रिसोर्स। अभी दो ट्री है आजू बाजू में खड़े, एक ही स्पेसिस है, समझ लो दो ही मैंगो के प्लांट है, आजू बाजू में खड़े हैं, वो भी सेम चीजों के लिए लड़ेंगे। किसके लिए, उनको दोनों को क्या चाहिए, पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, दोनों को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट के लिए वो ऊंचा बढ़ने की कोशिश करेंगे, दोनों को क्या चाहिए, जमीन से भी पानी आना चाहिए। ओके, तो दोनों क्या करेंगे, ये सभी चीजों को लिए एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। तो उसमें से भाई जो सर्वाइव कर लेगा वो रहेगा, या दोनों भी रह सकते हैं अगर अबंडेंट क्वांटिटी में रिसोर्सेज है तो। सो दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसिस। जब सेम स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं
उस चीज को हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, स्पेसिस के अंदर, इस तरह से इसको ध्यान में रखना। ओके, अभी बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिस के बाहर। सिंपल, बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसिस, जब कोई डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के मेंबर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा पॉन्ड है, वहां पे लॉयन पानी पीने के आया, लेकिन वहां पे एलिफेंट भी आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन करेंगे, उस चीज को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। सिंपल सी बात है, सिंपल एकदम। भाई यहाँ पे लगे तो लिख के दे देता हूं, लॉयन एंड टाइगर, कुछ भी ले सकते हो तुम भी बना सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, टाइगर एंड लॉयन ऐसा भी बोलो, या टाइगर एंड एलिफेंट फॉर सेम प्रे। प्रे मतलब भाई एक ही डियर है उन लोगों के पास, उसके लिए वो झगड़ा कर रहे हैं, बस ऐसा सिंपल सी बात है। तो टाइगर एंड लॉयन फॉर द सेम प्रे, तो मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, भाई टाइगर अलग स्पेसीज है, लॉयन अलग स्पेसीज है। ओके, तो इस तरह से इंटर स्पेसिफिक हो गया। अब ये जो भी इंटरेक्शन होता है बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ चीजों में गिनते हैं हम लोग। एक पहला कंसेप्ट होता है न्यूट्रलिज्म, मतलब क्या है, जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो ये न्यूट्रल बिहेव करेंगे, ना एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे ना नुकसान पहुंचाएंगे, भाई न्यूट्रल, भाई तू तेरा कर मैं मेरा करता हूं, मैं मेरा निकलता हूं तू तेरा निकल ले। सिंपल, भाई ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, इसके ऐसे बोल दिया। ओके, चलो आ जाओ। दूसरा क्या, निगेटिव, मतलब अगर रिसोर्सेस कम है, ओके, रिसोर्सेज आर लेस, तो वो एक दूसरे से छीन के खा लेगा। समझो वहां पे लॉयन है और कुछ उल्फ भी आ गए, ओके, तो लॉयन क्या करेगा, उल्फ को भगा देगा, या उल्फ उसके पास जाएगा नहीं अगर उसने कोई डियर पड़ा है तो सिंपल बात है, निगेटिव हो गया इंटरेक्शन। ये भी होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। ओके, पॉजिटिव, दोनों को फायदा हो जाएगा, इसका भी एग्जांपल हम पढ़ेंगे। और एक होता है पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन, मतलब फायदा भी होगा नुकसान भी होगा, दोनों चीजें होती रहती है इंटरेक्शन के बीच में। चलो इनको भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आ जाओ। करते हैं बेसिकली पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम देख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअलिज्म। अभी देखो ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है भाई, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड ले लो, सीईटी ले लो, या नीट की बात कर लो। ओके, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से समझ के ले लो कि क्या बात हो रही, कंसेप्ट समझ जाओ, बाकी सब एकदम सिंपल है। म्यूचुअलिज्म, देखो ये वर्ड ही क्या बताता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब भाई दोनों के बीच में। जैसे सिंपल हम बोलते हैं कि हमारा कोई अपना बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो बात करता है मैं समझ जाता हूं कि वो क्या बोलना चाहता है शुरू होने से पहले ही। वैसे ही होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या, यहाँ पे दोनों स्पेसिस को बेनिफिट होगा एक दूसरे से, मतलब दोनों एक दूसरे का हेल्प करेगा और दोनों एक दूसरे का फायदा भी करके देंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग इज हैपन ड्यूरिंग द म्यूचुअलिज्म। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल। अभी प्लांट और एनिमल का भी कैसे म्यूचुअलिज्म है, तुम बोलोगे सर प्लांट को तो कुछ फायदा नहीं है एनिमल से, है भाई, प्लांट को भी अपने जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स करने होते हैं स्पेसिस एग्जिस्टेंस करने के लिए। तो एनिमल किसके ऊपर फीड होता है, सिंपल सी बात है, जो भी हर्बिवोरस एनिमल होंगे वो बेसिकली प्लांट के ऊपर फीड होंगे। प्लांट को क्या होगा, जब भी इनके ऊपर फीडिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने सीड्स को उनके हेयर्स के अंदर या उनके बॉडी के ऊपर, या जो भी कुछ चीजें हैं, या फिर पॉलिनेशन के लिए बोलो, ये सब उनके साथ डिस्पर्स हो जाएंगे नए लोकेशन के पास। जैसे ही आगे चले जाएंगे तो इनका रिलेशन क्या हो गया, मतलब प्लांट को भी फायदा हो रहा है भाई, उसके सीड डिस्पर्स हो रहे हैं, या पॉलिनेशन हो रहा है उसके पोलन ग्रेन का, ये सब चीजें होगा। तो ये फिर दूसरे प्लांट के पास जाएगा तो वहां पे वो सब रिप्रोडक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द म्यूचुअलिज्म, इसको हम बोलते हैं प्लांट एंड एनिमल का म्यूचुअलिज्म। दूसरा एग्जांपल दिया है बेसिकली लाइकेन में, फंगा एंड साइनोबैक्टीरिया। बेसिकली साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये ध्यान में रखना। ओके, मतलब ये खुद का खाना खुद बनाता है, टिक बैक्टीरिया। इसका भी एक मस्त फिगर अपने बुक में दिया है, इसको देख लेना एक बार कि लाइकेन इज एग्जांपल ओके ऑफ म्यूचुअलिज्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। तो भाई इसको आराम से एक बार ठीक से देख लेना, ठीक है। चलो आते हैं, अभी कंपटीशन की बात तो भाई आज के डेट में सब जगह पे हो रही है। ओके, एवरीवेयर कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। ओके, जैसे हम एग्जाम की बात करते हैं, सीट्स आर कम है, बच्चे ज्यादा है। नीट की बात करते हैं, 16 लाख बच्चे 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। सीट में भाई हाल है भाई, बहुत सारी कम सीट होती है, अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ओके, कंपटीशन की बात क्या है, मतलब जब स्पेसिस का लॉस हो रहा है। ओके, जब हम दूसरे से ऊपर, समझो देखो कोई दोस्त होता है, कोई वो नया शूज लेता है, मोबाइल लेता है, हम क्या बोलते हैं, जेलस फील करते हैं, यार इसने ले लिया मेरे पास नहीं है, कॉम्पीट करने लगते, फिर मैं भी लूंगा, भले ही अपनी भाई फाइनेंशियल उतना कंडीशन हो ना हो। सो दैट इज बेसिकली द पॉइंट कि क्या, कि कंपटीशन करना चाहते हैं हम एक दूसरे से, और यही आज के डेट में सोसाइटी में दिखने को मिलता है। तो वो नेचर में भी आता है भाई। बेसिकली क्या होता है, इन द शैलो क्रीक्स इन मुंबई, यहाँ पे एक सही एग्जांपल दिया है नया सिलेबस में, ये ध्यान से देखो, नया वाला आया है। ओके, कि मुंबई के अंदर जो फ्लेमिंगोज है, अभी फ्लेमिंगोज क्या है, बेसिकली हमको पता है माइग्रेटरी है, ये दूर से आते हैं।
ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स है, ये भी किस लिए, खाने की तलाश में आते हैं, क्योंकि वो जहां पे रह रहे वहां पे ठंड है। ओके, तो वहां से भाग के आ गए इधर मुंबई, और वहां पे रेसिडेंशियल फिश भी है अपनी, तो रेसिडेंशियल फिश भी और फ्लेमिंगो भी, खाना इनका रिसोर्सेस एक ही है, तो सेम रिसोर्सेस के लिए भाई झगड़ा करेंगे। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो भाई ये इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट करके दे देता हूं, ठीक है, फ्लेमिंगोज एंड द रेसिडेंशियल फिशेस। उसके बाद में लियोपोर्ड एंड लायन, देखो जहां पे लायन शिकार कर रहा है वहां पे लियोपोर्ड जाएगा नहीं। ओके, सिंपल सी बात है, क्योंकि लियोपोर्ड क्या होता है बेसिकली लायन से थोड़ा सा वीकर होता है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है भाई, जो वीकर स्पीसीज है ना उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ओके, दैट इज द पॉइंट, कि जो वीकर है उसको थोड़ा सा टेंशन है। बाकी सेम एग्जाम्पल है, दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि लियोपोर्ड लायन को नहीं चलने देता और लायन भी क्या अपना शिकार में दिक्कत पैदा कर देता है इसके। सो दिस इज द एग्जाम्पल। तीसरा क्या है, अभी देखो जो मैंने बात अभी तुमको बोला कि प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पेसिस इज लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब यहां पे लायन तगड़ा है। ओके, सो जब लायन तगड़ा हो जाएगा तो लियोपोर्ड पीछे हट जाएगा, ऐसा होता है। अगर बहुत सारे चीजें में होती है ऐसे नेचर के अंदर, तो प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पेसिस, मतलब जो भी वीकर स्पीसीज है ना निकल के चली जाएगी, जो स्ट्रांग है वही रहेगा, वही अपना हक जमाएगा। जैसे हमको पता है जंगल में एक ही शेर होता है, दूसरा शेर आने के बाद वो उससे झगड़ा करेगा, और दोनों में से जो टिकेगा ना वो उस जंगल का राजा बन जाता है। ये शेरों के बीच में बहुत सारा होता है, नेशनल ज्योग्राफी पे देखते चलो, कभी कभार बहुत सारी चीजें काम की पता चलती है इकोलॉजी से। ओके, सो एक गॉजेस प्रिंसिपल दिया है हमको, क्या है, कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, मतलब जब भी कंपटीशन होगा वीकर स्पीसीज को निकलना पड़ेगा। अभी जब कोई दो रिलेटेड स्पीसीज साथ में रह रही है तो वो साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका झगड़ा जो है फॉर द भाई सेम रिसोर्सेस के लिए चल रहा है। ओके, सेम रिसोर्सेस, सेम खाना, सेम पानी, सभी रहन सहन, सभी एक ही चीज के लिए। तो इसमें से क्या होगा, कोई ना कोई स्पेसिस को बैकअप होना पड़ेगा, जो वीकर रहेगा वो निकल के जाएगा या उसका डेथ हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसको ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, कुछ कुछ जो लाइन दी होती है ना बुक में, लाइन टू लाइन भी क्वेश्चन बनते हैं भाई। ओके, ध्यान में रखना, कंपटीशन एक्सक्लूसिव किसने दिया है, गॉजेस। ओके, और क्या होता है, कभी कभार एक और कंसेप्ट है, छोटा सा बात कर लेते हैं, रिसोर्स पार्टनरिंग। ओके, कि भाई क्या होता है, कभी कोई जो एनिमल है वो दिन में, समझो सेम रिसोर्स के लिए कर रहे हैं, तो कोई दिन में अपनी शिकार ढूंढेगा, कोई रात में जाएगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। देखो रिसोर्स पार्टनरशिप, दैट इज द मतलब पार्टनरशिप के बेसिस पे चल रहा है। तो दिस इज कम्स इनटू द म्यूचुअलिज्म एंड कॉम्पिटिशन। ओके, एग्जांपल्स भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स का फंडा। ठीक है, चलो आगे चलते, आ जाओ। चलो बच्चों, नाउ मूव टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड एज द पैरासिटिज्म। अभी पैरासिटिज्म क्या बात कर रहे हैं, देखो कोई भी होस्ट और पैरासाइट, हमने बहुत सारी कंसेप्ट इसके बारे में सीख चुके हैं कि पैरासिटिज्म होस्ट का एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। कुछ पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं जो होस्ट के बॉडी के सरफेस पर रहते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर देयर आर माइक्रोब्स, वो हमारे पैरासाइट है, बहुत सारे ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि दे आर डिराइविंग एनर्जी, बट उनसे हमको भी बेनिफिट मिलता है। ओके, ये भी बात उतनी ही सही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उनसे हेल्प मिलता है। ओके, सो पैरासिटिज्म क्या है, एक को रिलेशन है और वो एक दूसरे के साथ में इवॉल्व होते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द कांसेप्ट कॉल्ड द को इवॉल्व। ओके, ध्यान में रखना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अपन ने, को इवॉल्व। ओके, तो टाइप क्या दिया है भाई, एंडो पैरासाइट दिया है और एक्टो पैरासाइट दिया है। एंडो मतलब क्या, जो भी पैरासाइट इंटरनल सरफेस पे होगा उस बॉडी के, उसको हम एक्टो और एंडो बोल देंगे, और एक्टो मतलब एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर बात कर लेंगे। जैसे कोई मक्खी बैठ रही इंसानों के ऊपर, फ्लाइज कुत्तों के ऊपर, वो पता है ना वो खून चूसने वाले कीड़े रहते हैं। सो दैट इज सिंपल फंडामेंटल, वो उनका पैरासाइट हो गया। ओके, और एक यहाँ पे पैरासाइट दिया है मलेरिया पैरासाइट, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, हमको पता है इसको क्या चाहिए भाई, मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। बेसिकली किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये मॉस्किटो के अंदर रहता है, ये इसका पैरासाइट है। जब ये खून चूसने आता है तो इसको हमारे बॉडी के अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमको मलेरिया होता है। तो मलेरिया का मेन कॉज जो होता है मच्छर नहीं होता है। ओके, ये ध्यान में रखना, आप शायद लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी कि इससे होने वाला है हमको, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। ओके, बिकॉज ये होस्ट बॉडी के अंदर रहता है। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट को हार्म ही करते हैं। ओके, इनका काम ही है, क्योंकि उनसे उनको जो एनर्जी चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो भाई वो किससे लेंगे, सिंपली बात है वो हमेशा होस्ट से ही लेंगे। होस्ट ले लेंगे तो फिर होस्ट मरे खाए पिए उनको कोई लेना देना नहीं है। जब तक होस्ट की बॉडी जिंदा है वो मस्त अपना काम चलाते रहेंगे, होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, आगे चलते चलेंगे। दैट विल बी द पॉइंट। ओके, गेट इट।
आगे जाते हैं। अभी ब्रूड पैरासिटिज्म की बात किया। अभी कुछ पंछी ऐसे होते हैं कुक्कू के जैसे, जो अपने अंडे, तुमने देखा होगा जो कोकिल पंछी होता है वो अपने अंडे दूसरों के नेस्ट में देता है। अभी क्या होता है, उसके अंडों का साइज, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस वो दूसरे पंछी जिनके घोंसलों में अंडे छोड़ रहा है अपने, उनके अंडों के जैसे ही होता है। तो वो जिसके घरों में अपने अंडे छोड़ रहा है वो उस अंडे को अपना ही बच्चा समझ के बड़ा करते, पालते, खिलाते पिलाते, ऐसा होता है। मतलब क्या है, ये दूसरों के घर के अंदर रहने वाले पंछी है, इसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। मतलब सिंपल इसका एग्जांपल है कुक्कू। कुक्कू क्या करती है, अपने अंडे दूसरों के घरों के अंदर छोड़ देते हैं, नेस्ट के अंदर, और वही उनको बड़ा करते हैं। जब बच्चे बड़े बन जाते हैं तब वो बच्चे कुक्कू होते हैं। फिर उनको पता चल जाता है कि नहीं, ये अपना हाउस नहीं है, ये अपन दूसरों के घर में रह रहे थे, अब तक खाया पिया मजा किया, अभी निकल लो चलो। सो दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके, मैं ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ भाई, लिखना नहीं है, सब ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट। ओके चलो आ जाओ, फिर आते हैं कॉमेंसलिज्म पे। कॉमेंसलिज्म पे क्या होता है, वन इज बेनिफिटेड बट अदर इज नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्म। मतलब एक बंदे को बहुत सारा फायदा हो रहा है एक बंदे से, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। ये जो कंसेप्ट आती है वो आती है कॉमेंसलिज्म में। किसमें भाई, कॉमेंसलिज्म में आएगा। देखो आप कुछ एग्जांपल दिए, बात कर लेते हैं। देखो, ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एपिफाइट ऑफ मैंगो ट्री, मतलब जो भी मैंगो का ट्री का ब्रांच होगा वहां पे ऑर्चिड ग्रो होगा। मैंगो से उसको क्या मतलब बनता है, क्या कुछ नहीं, बट क्या करेगा, ऑर्चिड को न्यूट्रिशन मिलेगा मैंगो से, सिंपल बात है, तो वो डेवलप होते चलेगा, सिंपल बात है। एक और एग्जांपल दिया गया है, क्या है, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। जब भी गाय, सिंपल सी बात है, गाय क्या करेगी, अपने ग्रास को जब भी वो ढूंढने के लिए, वो बेसिकली जो अपना मुंह है वो घास में डालेगी, तो वहां से कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट उड़ेंगे, तो इन इंसेक्ट्स के ऊपर कौन जिएगा भाई, कैटल इग्रेट जिएगा, सिंपल सी बात है। तो गाय को कुछ फायदा नुकसान है नहीं, बट इसका पेट तो भर रहा है, तो ये भी एक पैरासाइट है। सी एनेमोन एंड अ क्लॉन फिश। अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट उसको कोई फिश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ सिंपल, देयर आर जस्ट ओवरलुक अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक को भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट कि सर आपने सिर्फ बता दिया क्या है, बाद में भाई बिंदास कमेंट डालो, सर डिटेल पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म। चलो एक लास्ट टॉपिक के पास बढ़ते हैं हम लोग, आने वाले टॉपिक के पास। चलो बच्चों, नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड एज प्रीडेशन। ओके, प्रीडेशन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली द प्रीडेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेडेटर एंड द प्रे। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग भाई, प्रेडेटर और प्रे के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम प्रेडेशन बोलते हैं। जैसे हमको पता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, प्रेडेटर और प्रे बोलने के बाद हमको दिमाग में एक ही पिक्चर घूम रहा होता है, एक लायन चल रहा है, उसके सामने जो डियर है वो भाग रहा है। ओके, सिंपल सी बात है। बहुत टाइम पे हम देखते हैं टीवी पे भी, बहुत सारी जगह पे आता है, तो टाइगर एंड डियर आता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रेडेटर और प्रे के बाकी भी एग्जांपल्स है। जैसे कोई बर्ड्स है जो इंसेक्ट को खा रहा है, तो वो भी प्रे एंड प्रेडेटर में ही आएगा। सो ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स है। ओके, सो उनमें से कुछ हमने लिए हैं। देखो अभी ग्रेजर्स है, एनिमल ईटिंग प्लांट, जिनको हम बेसिकली हर्बिवोरस बोलते हैं। हर्बिवोरस के ऊपर फिर कुछ ग्रेजर्स प्लांट भी जिंदा रहते हैं, तो वो भी प्रे एंड प्रेडेटर में आएगा। ओके, प्रेडेटर मतलब क्या होता है, ये चीजों को, मतलब जो भी कोई पॉपुलेशन है उनको बेसिकली कंट्रोल में रखने का होता है। अगर प्रे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सिंपल सा देखो, एक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, टाइगर और डियर को ही हम आगे बढ़ाते हैं। समझो अगर टाइगर नहीं होगा तो भाई क्या होगा, डियर का पॉपुलेशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। सही बात है, हाँ, उनको कोई खाने वाला ही नहीं है, तो वो तो कंटिन्यूसली बढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बढ़ते चलेंगे। और अगर टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ गया तो डियर का पॉपुलेशन अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ओके, डियर खत्म हो गए तो टाइगर भी अल्टीमेटली खत्म ही हो जाएगा। मतलब ये जो टाइगर और डियर, मतलब प्रे एंड प्रेडेटर का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली प्रूडेंट है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब दोनों भी सेम बैलेंस अमाउंट में चलना चाहिए, तभी जाके सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, नहीं तो ये पूरा सिस्टम ही लैप्स हो जाएगा। ओके, अभी प्रेडेटर क्या, जैसे मैंने बोला, केप्ट पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन को अंडर द कंट्रोल रखने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया, एब्सेंस ऑफ फ्रॉग लोकस नंबर इंक्रीज। अगर फ्रॉग नहीं होगी तो लोकस को खाएगा कौन, लोकस का नंबर तो बढ़ जाएगा बहुत सारा। सो लोकस इज अ प्रे, फ्रॉग इज अ प्रेडेटर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें यहाँ पे लिए। एक्सोटिक स्पेसीज कभी कभार क्या होती है, इंट्रोडक्शनली एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाती है। जैसे देखो हमारे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बता दो, बताना जरूरी है। तुमने कांग्रेस गवत का नाम सुना होगा। जब हमारे इंडिया के अंदर भूकाल पड़ा था तो हमने बहुत सारी बाकी कंट्रियों से मदद मांगी थी, तो उसके अंदर देयर आर सर्टन सीड्स आर इंट्रोड्यूस। ओके, जो सीड्स हमारे यहाँ के नहीं थे, बट जैसे ही
वो सीड्स यहाँ पे कांग्रेस ग्रास के नाम पे फैल चुके हैं बहुत सारे पैमाने पे। इसका बहुत सारा पॉइजनस वीडी टाइप था एक, बेसिकली जो भी है ग्रासेस टाइप में आते थे वो पॉइजन, जो कांग्रेस ग्रास के नाम से काफी फेमस है। तो उन्होंने क्या किया भाई, सभी जगह पे फैल गया। मतलब क्या हो गया, इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली हो गए इंडिया के अंदर, इंडिया के तो थे नहीं, और फास्ट ग्रो हो गए क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं था, प्रेडेटरी नहीं था कोई। तो सिंपल यही चीज होती है कि भाई कभी कभार एक्सोटिक स्पेसीज भी इंट्रोड्यूस हो जाती है एक्सीडेंटली। सो दैट वाज द पॉइंट। ओके, फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, मोनार्च बटरफ्लाई। अब ये मोनार्च बटरफ्लाई क्या होता है, डिसटेस्टफुल होता है, मतलब खाने के लिए अच्छा नहीं लगता बर्ड्स को, तो इसको बर्ड्स खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये लार्वा स्टेज में होता है ना, तो बेसिकली ये कुछ ऐसे वीड्स के ऊपर या कोई ऐसे प्लांट्स के ऊपर फीड करता है जो थोड़े से बेसिकली पॉइजनस है, या समझो कि अच्छे नहीं है टेस्ट में, सिंपल कि टेस्ट के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, डिसटेस्टफुल है, तो यही कंटेंट उसमें आ जाता है। तो उसको कोई भाई सिंपल है कैमोफ्लेज हो जाएगा, उसको बेसिकली बर्ड्स खाएंगे नहीं, डिसटेस्टफुल, उससे दूर भागेंगे, सिंपल बात है। यहाँ पे और एक है थॉर्न्स, कैक्टस एंड एकेशिया का एग्जांपल है। ये इन प्लांट के पास कोई जाएगा नहीं, जानवर जो भी हर्बीवोरस जानवर है इनके पास जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट है कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस क्या है, सिंपल सी बात है, देखो तुमने कैलाट्रोपिस मतलब हम रुई का झाड़ बोलते हैं, बजरंगबली को चढ़ाते हैं उनके फूल, सबको ही पता होगा। कैलाट्रोपिस क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है। हाईली पॉइजनस क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल होता है, इसका नाम भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया तो पता होना चाहिए। क्या बनाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की वजह से ये हाईली पॉइजनस बन जाता है। हाईली पॉइजनस बनने की वजह से कोई भी हर्बिवोरस तुमने देखा वो बिंदास कहीं पे भी बढ़ जाते हैं, कोई हर्बिवोरस उनके पास में नहीं आता है। सो दैट इज वाज द टॉपिक। ओके, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर देखो निकोटीन होता है, हमको पता ही है अभी, निकोटीन, कैफेन वाले प्लांट हो गए, क्विनेन वाले प्लांट हो गए। ये क्या करते हैं, इनको नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द ग्राजर्स। ओके, मतलब जो इनको खाने वाले हैं वो इनके पास में नहीं आते हैं। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, हमको पता है कि भाई ये जो सब चीजें हैं ये किसी को खाने में अच्छी नहीं लगी, बट इंसान इनको खाता है स्टिमुलेंट के तौर पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज ऑल गेटिंग सिंप्लीफाइड। सो सिंपल, अभी हमने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। थोड़ा सा हमने फास्ट रिव्यू लिया है इसका। सर आ चुके, सर कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से। बच्चों देखो, हम लोग ने क्या, आप लोगों को सीईटी को प्रिपरेशन करने के लिए हम आपको पुशअप कर रहे हैं। सही बात है, वेरी गुड। सर क्या है, बच्चे को पढ़ाने वाले तो सभी लोग हैं, हाँ। लेकिन हाउ टू जंप डायरेक्टली आंसर या हाउ टू रिमेम्बर बहुत सारे कंटेंट कैसे करना चाहिए उसकी मेथड सर बता रहे हैं। सर का एक बहुत साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए सर आपका खुद का जो भी अनुभव है उसको शेयर करें आपके साथ। सिंपल बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली फोकस कहाँ करना है। यस, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स में पढ़ाना है, सर हमको ये कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट चाहिए, उतने कमेंट और उतने लाइक्स आना चाहिए, उतने शेयरिंग होना चाहिए, ताकि बच्चों हम लोग आपके मतलब बिलोंगिंग पढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको कौन से कंटेंट चाहिए, क्या नॉलेज गेन करनी है, हम हमारे तरफ से जो नॉलेज आपको देना चाहिए वो दे रहे हैं, लेकिन क्या आप गेन कर पा रहे हो? दैट इज द मेन पॉइंट। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग कमेंट करें, ताकि हम लोगों को इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, कैसे बायोलॉजी की कुछ लेवल पे लेके जाना है, कितने स्टेप को गायब करना है, कितना मतलब क्या कि भाई डीपर पढ़ाओ सर, कि भाई सीईटी लेवल पे पढ़ाओ, फोकस किस चीज पे करो, शॉर्ट में कंप्लीट करो, डिटेल में चलो, दैट इज ऑल द थिंग्स। यस, तो बच्चों लाइक मारना है, शेयर करना है और इतना वायरल करो इस वीडियो को, ताकि एक सर को ऐसी एनर्जी मिल जाए, सर खुद ने बोलना चाहिए नहीं सर मुझे यूट्यूब पे ही आना है। तो सर मैं आपको बेस्ट लक देता हूं और मुझे यकीन है मेरे स्टूडेंट पे कि इतना वायरल करेंगे इस वीडियो को, शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। अरे सर थैंक्स अ लॉट, ऐसा हो गया तो फिर अपन तो बच्चों बाय करते हैं और मिलते रहेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ और न्यू एनर्जी के साथ। यस श्योर, चलो बेस्ट लक फॉर यू। बाय बाय फ्रॉम द फिजिक्स ज्ञान।